नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो जनरल हिंदी से लिया गया है। और जनरल हिंदी में अर्थात जिसे सामान्य हिंदी भी कहते हैं, उसमें आपके दो पुस्तकें हैं, एक तो गद्य संकलन और एक पद्य संकलन। तो मैं आज गद्य संकलन से जो पहला पाठ है हमारा, नानाजी देशमुख द्वारा रचित निबंध ग्रामोत्थान का सारांश आपको समझाऊंगी। ये एक सरल और रोचक निबंध है, और जैसा इसका शीर्षक है, इससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट होता चलेगा। तो इसी क्रम में मैं अब प्रारंभ करती हूँ ग्रामोत्थान। उसके पहले मैं आपको जो लेखक हैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। तो नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में हुआ था और देहावसान 2010 में। जन्म स्थान महाराष्ट्र राज्य का कस्बा कड़ौली है। और जहाँ तक इनकी शिक्षा का सवाल है, इन्होंने राजस्थान के जो पिलानी में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट है उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, तथा 1930 के दशक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए थे, तथा इन्होंने ग्रामीण विकास के प्रति अपने प्रयास जारी रखे थे। और कुछ समय तक ये सक्रिय राजनीति में भी रहे हैं, पर अचानक राजनीति से विमुख होकर इन्होंने पूर्ण रूप से ग्रामीण विकास का बीड़ा उठाया। पुरस्कार और उपाधि के संदर्भ में हम कह सकते हैं पद्म विभूषण और भारत रत्न की उन्हें उपाधि दी गई थी। तो इस तरह हमने देखा कि जो लेखक हैं उनका जो संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपको दिया, और इसके बाद में थोड़ा और कुछ वाक्य भी इनके परिचय के संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हमने अभी समझा और जाना, तो नानाजी देशमुख भारतीय राजनीति के प्रखर व्यक्तित्व रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभिन्न पदों पर भी कार्य कर चुके हैं, और जो राजनीति में भाजपा एक दल है उसके नेता के रूप में भी अग्रणी नेताओं में रहे थे। लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद नानाजी के मन में यह कसक थी, और यह एक तरह से टीस थी, कि देश के गांवों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि राजनीति के बाद, या जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हमारे जो दल हैं भारतीय राजनीति में कुछ गाँव के विकास के लिए स्थायी रूप से और कुछ सटीक सोचेंगे, तो ऐसा अपेक्षित परिणाम नानाजी को दिखाई नहीं दिया। अतः उन्होंने राजनीति छोड़कर गांवों में कार्य करने का बीड़ा उठाया, और इस वे चित्रकूट के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे थे। अपने अनुभवों को लिपिबद्ध भी करते थे, और इस तरह से हम ये जो निबंध है, ये उसका एक सुफल के रूप में या परिणाम के रूप में ये निबंध हम देखेंगे। तो अब मैं निबंध के मुख्य बिंदु आपको बताती चलूंगी, और उसके साथ साथ समझाती चलूंगी कि ग्रामोत्थान जैसा शीर्षक से स्पष्ट है, ग्राम के उत्थान में की दिशा में कुछ न कुछ सार्थक प्रयास किया गया है। तो यह निबंध पत्र के रूप में लिखा गया है। इस निबंध में नानाजी देशमुख के अनुभवों का विवरण भी पढ़ने को मिलता है, तथा गांव के लोगों की मूलभूत समस्याएं समझने का प्रयास किया गया है। और क्योंकि सबसे पहले हमें जो भी जड़ होती है, समस्या की जड़ में जाने के बाद ही हम उसके निदान की बात सोच सकते हैं। तो नानाजी देशमुख द्वारा भी इसी दिशा में प्रयास किया गया कि आखिर समस्या कहाँ है और उसका कैसे हम निदान कर सकते हैं। और यह भी इस निबंध में स्पष्ट किया गया कि ग्रामीणों की अज्ञानता का लाभ उठाया जाता था, और अतीत में भी उठाया जाता था, और आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अज्ञानी व्यक्ति का लोग लाभ उठाने से चूकते नहीं हैं। इस निबंध के माध्यम से हमें नानाजी देशमुख की जो बात या स्वभाव के बारे में जानकारी मिली है कि वह जन सामान्य के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील थे। इसी क्रम में कुछ और बिंदु पर दृष्टि डालती हूँ, और उसके बाद में क्रमशः इसको व्याख्या करके समझाऊंगी। अंग्रेजी दासता के पूर्व हमारी न्याय व्यवस्था निर्णायक और संतोषप्रद थी। जैसा कि हम जानते थे, पंचायत होती थी, लोग अपनी समस्या पंचायत के पास ले जाते थे, और पंचों में परमेश्वर बसा होता है, ऐसी सबकी आस्था थी। और पंचों द्वारा या पंचायत द्वारा किया गया न्याय सर्वमान्य भी होता था। तो इस तरह से न्याय के प्रति संतोषजनक स्थिति हमारे देश में देखी जाती थी। पर जब अंग्रेज आए, हमारा देश परातंत्र हो गया, और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून और न्याय व्यवस्था में बदलाव किए। फिर समस्या ने जन्म लिया। न्यायालयों में अंग्रेजी में कामकाज होता था, और ग्रामीणों को मुकदमे के दौरान
अंग्रेजी का ज्ञान न होने से वे अपना पक्ष नहीं रख पाते थे और ना ही वकील के द्वारा की गई पैरवी को समझ पाते थे, उसका लाभ उठाया जाता था। तो इसी क्रम में हमने देखा कि वकीलों द्वारा अपना हित साधा जाता था, अपनी जेबें भरते थे और ग्रामीणों का मुकदमे में उलझाकर उनका अशिक्षा और अज्ञानता के का लाभ उठाकर शोषण किया करते थे। इसी अशिक्षा और का एक सबसे बड़ा कारण हमें और भी देखने को मिला है इस निबंध के माध्यम से कि अशिक्षा के कारण जो ग्रामीण लोग थे वह सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि सरकार उनके लिए क्या-क्या योजनाएं चला रही है। तो इस इन बिंदुओं के आधार पर जो निष्कर्ष है वह मैं आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ कि लेखक ने के अनुसार अर्थात नानाजी देशमुख के अनुसार जो गुलामी के पूर्व जब हमारा देश पर अपने भारतीयों का ही अधिकार था, तो जो हमारी भारतीय न्याय प्रणाली थी वह सहज और सरल थी और बिना किसी देरी के न्याय मिलता था। पंच परमेश्वर के नाम से न्याय व्यवस्था पर जन साधारण का पूरा विश्वास था। आम जनता की जो थे या आम जन परस्पर सहयोग और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते थे। सन 1765 के पश्चात जब अंग्रेजों ने स्वयं की शासन प्रणाली लागू की और न्याय व्यवस्था पर को अपने शिकंजे में कस लिया, तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार नियम और कानून बनाए। हर जिले में उन्होंने अपने अंग्रेज जिला कलेक्टरों की नियुक्ति की और सभी कचहरियों की भाषा भी अंग्रेजी रखी। अब लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि जो जिला कचहरियाँ थीं, उनमें 95% से अधिक जो काम 95% से भी अधिक ग्रामवासियों की मुकदमे लगे रहते थे और वह अंग्रेजी समझते नहीं थे। वकीलों का जो वर्ग था, वह कानून का जानकार था और कानून की व्याख्या और वाद विवाद में निपुण था। ग्रामीण जो थे वो आपस में मुकदमेबाजी में लगे रहते थे और समय बर्बाद कर रहे थे। ग्रामीणों की मेहनत की कमाई पर वकील सुखमय जीवन जी रहे थे। ऐसा नानाजी देशमुख ने अपने शोध में या अपनी प्रयासों के द्वारा ग्रामीणों की स्थिति की जानकारी ली। तो इस तरह से सरकारों द्वारा ग्रामीणों के जीवन में की उपेक्षा की जाती रही थी और उनको वह किस तरह से कष्ट में जीवन जी रहे हैं, इस तरफ अंग्रेजी सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो जो भारतीय ग्रामीण थे, वे उपेक्षित जीवन जीने को विवश हो गए थे। अब आगे बिंदु में और पढ़ती हूँ, इसमें फिर आपको समझ आएगा। नानाजी द्वारा ग्रामीणों के मध्य जाकर उनसे वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों के जीवन का मुख्य आधार खेती होती है, ये हम सब जानते हैं और इसका अनुभव नानाजी ने भी अपने स्तर पर किया, क्योंकि रोजगार का या जीवन यापन का एकमात्र आधार खेती करना था। ग्रामीणों के जो किसान थे, उनके मध्य गरीबी अभिशाप थी और वह विवशता भी अनुभव कर रहे थे और अभिशाप और विवशता के कारण जो किसान था, उसने इस सबको अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया था और उससे उबरने का वो कोई प्रयास भी करना नहीं चाहता था। और नानाजी देशमुख ने अनुभव किया कि सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण पैदावार में कमी आती है और किसान को उसकी मेहनत का पूरा जो परिणाम है या पैदावार है वो नहीं मिलती है। इस तरह से हमने देखा कि जो नानाजी देशमुख थे, उन्होंने अपनी स्थितियों को किस तरह से स्पष्ट किया, तो मैं थोड़ा और आपको विवरण या विस्तार से बताती हूँ। नानाजी ने इन सारी स्थितियों को जब देखा और समझा, तो उन्होंने क्या बीड़ा उठाया कि वो स्वयं ग्रामीणों के मध्य जाएँगे और उनके उत्थान और विकास की बात करेंगे। क्योंकि बाहर से रहकर हम किसी की समस्या का निदान नहीं कर सकते, हमें उसके बीच उपस्थित होना ही होगा। तो नानाजी ने गाँव-गाँव जाकर लोगों के साथ जो समस्या थी उसको सुना और उसके बारे में कोशिश की कि किस तरह से उनकी समस्या का निदान निकाला जा सकता है। जब नानाजी इस तरह के प्रयास कर रहे थे, तो एक ग्रामीण ने कहा कि आप हमारे लिए क्यों परेशान हैं? यह ग्रामीण अपने भाग्य को कोसते हुए दुखी हो रहा था। उसने कहा, क्योंकि वह आशा छोड़ चुका था, उसने कहा यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। पर यह बात बिल्कुल अनुचित थी, क्योंकि हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भाग्य है वो हम सब जानते हैं कि कर्म से बनता बिगड़ता है। अगर हम निष्क्रिय हो जाएँगे, अकर्मण्य हो जाएँगे, तो हम अपनी स्थिति को कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। अब इसी बीच एक और प्रसंग आया और उसकी चर्चा करते हुए वृद्ध ने पानी की समस्या बताई
अर्थात जब वो नाना जी से थोड़ा बहुत घुल मिल गया और उनके साथ उसको सहजता अनुभव हुई, तो उसने कहा देखिए यहाँ की जो समस्या है वह सबसे बड़ी है पानी की, और खेतों को सींचने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और पानी के अभाव में खेत जो है, खेती है, वह पनप नहीं पाती है। और एक अन्य कारण भी उस वृद्ध ग्रामीण ने नाना जी को बताया कि यहाँ के लोग आपसी मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं और विकास की बात तो बहुत पीछे छूट जाती है। तो नाना जी को समझ में आया कि मुकदमेबाजी में और पानी की समस्या के कारण ये विकास पर तो बिल्कुल सोच ही नहीं पाते, ना ही उस दिशा में ये प्रयासरत हैं ग्रामीण। तो यह नाना जी द्वारा किया गया जो प्रयास था, उसके परिणाम जब उनके सामने आया और उन्होंने उसका निदान खोजा, खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करना संभव हुआ और ग्रामीणों के खेतों में फसलें लहलाने लगी, क्योंकि इस दिशा में नाना जी ने भी प्रयास किया और इस तरह से उनका खोया हुआ ग्रामीणों का आत्मविश्वास लौटने लगा। आपस में लड़ाई छोड़ना, जो स्वयं के हितों के बारे में सोचने लगे, उन्होंने कहा इस आपस की लड़ाई से क्या है, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ हम ही को हानि हो रही है। और आपसी विवाद और जो अनबन थी, से उनको समझ में आ गया कि कोई भी लाभ नहीं है, किसी के हित में नहीं है। अतः जब व्यर्थ की बातों से समय बचेगा तो सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में भी उन्हें सोचने का अवसर मिलेगा। यह बात उनके मस्तिष्क में जब बैठने लगी, तो गाँवों के जो बुजुर्ग द्वारा की गई यह बात गाँव वालों को भी समझ में आने लगी। इस तरह गाँव में फैली जो मुकदमे की महामारी थी, एक बीमारी की तरह थी, उससे मुक्ति मिलने की ओर उनका पहला कदम बढ़ा और गाँव वालों ने विकास के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो इस तरह से इस निबंध में, ग्रामोत्थान में, जो नानाजी देशमुख हैं, उन्होंने एक छोटा-सा विषय लेकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया है कि बातें तो छोटी-छोटी होती हैं और उसमें उलझकर कभी अहम के कारण, कभी दूसरों के भड़काने के कारण मुकदमेबाजी में उलझ जाता है व्यक्ति और उससे उबर ही नहीं पाता। जब अपनी समस्याओं से उभरेगा व्यक्तिगत, तभी तो वह विकास की बात सोचेगा। तब नानाजी देशमुख गाँवों में जा जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करते और उनकी विकास की ओर ले जाने का जो उनका प्रयास था वह धीरे धीरे सफल होने लगा। इस तरह ग्रामोत्थान के लिए जो उनका एक मिशन था वह धीरे धीरे सफल होने लगा और यही इस निबंध के माध्यम से नानाजी देशमुख ने समझाया है। तो मैं आशा करती हूँ इन बिंदुओं के सहारे आपको निबंध का सार समझने में सरलता होगी और बिंदुओं के माध्यम से आप स्वयं इनको, इस निबंध के सार को लिखने में सक्षम भी होंगे। धन्यवाद।